इसको समझाते हैं थोड़ा देर। अब भंडार क्या है, भंडार को भी समझना ज्यादा जरूरी है। भंडार का मतलब होता है वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हैं, किस क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन मेरे पास वो तकनीक नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो प्रौद्योगिकी नहीं है जिसके तहत उसका हम इस्तेमाल कर सकें। वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में उपलब्ध हैं लेकिन तकनीक नहीं है। इसे मान लो यहाँ 5 किलो सोना है, 5 किलो सोना है, लेकिन यहाँ से हम उठा कर ले जाने की हमारे पास तकनीक नहीं है। इसका इस्तेमाल करने का हमारे पास तकनीक नहीं है। वैसे संसाधन को हम भंडार संसाधन कहते हैं। यानी देखो, बहुत ज्यादा हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस समझ में आ रहा है? जैसे राजस्थान में हम लोग पवन ऊर्जा का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वहां पे वो तकनीक उपलब्ध नहीं करा पाया गया है जिससे हम इस्तेमाल करें। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है? जल। ये तो जानते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। हमारे पास हाइड्रोजन भी है, हमारे पास ऑक्सीजन भी है, लेकिन जल नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि वह तकनीक नहीं है। यानी वैसे संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध तो है, लेकिन तकनीक के अभाव में अभी तक उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, वैसे संसाधन को हम लोग भंडार संसाधन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद होता है संचित कोष। संचित कोष, यह भी संचित कोष भी भंडार का ही एक हिस्सा है, भंडार का ही हिस्सा है। जब भंडार का हिस्सा होगा तो वही डिफिनेशन, वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में उपलब्ध है लेकिन तकनीक के अभाव में उसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया जा रहा है, वैसे संसाधन को हम लोग संचित कोष। संचित मतलब संचित है भाई, रखा हुआ है। भंडार है यानी रखा हुआ है। हमारे पास 5 मन अनाज रखा हुआ है, भंडार लोग नहीं कहता भंडार है, इस चीज का भंडार है इसके पास, यानी वो चीज हमारे पास उपलब्ध है लेकिन तकनीक का अभाव है जिसके कारण उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उसको हम लोग भंडार कहते हैं। उसके बाद क्या? उसके बाद हम लोग को पढ़ना है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या है? तो देखो, मान लो कि तुम्हारे पास 100 रुपया है और 100 रुपया का तुम जाके एक दिन में ठंडा पी जा रहा है, तो बिहान से क्या करेगा? ओल पिएगा एक दिन में। अब 50 के रुपया हमारे पास है, हम जाके 10 को समोसा खा लेंगे, तो बिहान कथी खाएंगे? बिहान तकलीफ खाएंगे, गम खाएंगे, यही ना खा सकते हैं। ना तो दूसरा कोई खाते देखेंगे तो मुंह से पानी टपकाएंगे। तो हमारा सोच क्या होना चाहिए कि नहीं 50 रुपया ना, आज एक वो खाएंगे, फिर बिहान खाएंगे। यानी वैसे संसाधन हमारे देश में, देखो हमारा देश विकासशील देश है और संसाधन नियोजन विकासशील और अविकसित देश के लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारे देश में संसाधन उतना नहीं है जितना हमारे पास पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। बात समझ में आ रहा है? तो हमारे देश में विकासशील देशों में संसाधन नियोजन एकदम महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इसको कैसे करेंगे? तो संसाधन नियोजन का 2 तरीका है सबसे। यहाँ पहला तरीका, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए, यानी बुद्धि से इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किधर फेंक फाक दिए, हमारे पास भंडार है हम जाके लुटा दिए, वैसा नहीं होना चाहिए। यानी 1 नंबर क्या होना चाहिए? संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। 2 नंबर क्या होना चाहिए? कि संसाधन को बर्बाद होने से रोकना चाहिए। यानी देखेगा कहीं अभी नल जल योजना चल रहा था, कहीं कहीं पानी की बर्बादी हो रही है, तो यहाँ पानी है तो बर्बाद है। राजस्थान में क्या होगा? लोग तो पानी बिना मर जाते हैं। यानी हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था है कि एक तरफ किसी संसाधन का एकदम भंडार है और दूसरी तरफ किसी संसाधन की कमी है। भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा कौन सा रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा। कौन सा रेखा? कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भाग में बांटती है। तो कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग को बोलते हैं उत्तरी भारत। कौन सा भाग बोलते हैं? उत्तरी भारत। और नीचे वाला भाग को बोलते हैं दक्षिणी भारत। तो उत्तरी भारत में पानी का भंडार है और दक्षिणी भारत में पानी की कमी। बिहार में अबरख बहुत मिलता है,
झारखंड में खनिज बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन खेती करने की जमीन नहीं है। यानी भारत की जो बनावट है, एक तरफ किसी चीज की बहुत ज्यादा है तो दूसरी तरफ उस चीज की कमी है। तो इस क्षेत्र में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि संसाधन को बर्बाद होने से रोकना चाहिए। यानी संसाधन नियोजन का मतलब होता है कि संसाधन को बर्बाद होने से रोकिए और संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग कीजिए। यह दो चीज याद रखिएगा, संसाधन नियोजन कंप्लीट। अब आता है सतत विकास। सतत विकास क्या है? तो सतत विकास का मतलब होता है कि वैसा विकास, अच्छा से समझना है, वैसा विकास जो वर्तमान विकास के साथ साथ बिना पर्यावरण को तकलीफ दिए, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, आने वाले पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे, वैसे संसाधन को हम सतत विकास कहते हैं। यानी मेरा भी काम चला जाए और आने वाले का भी काम चल जाए, ठीक है। यानी वैसा विकास जो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हो तथा आने वाले पीढ़ियों के लिए भी बरकरार रखे, वैसे संसाधन को हम लोग सतत विकास के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 जो है ना, वो 800 पृष्ठ का एक दस्तावेज है, एक बुक है जो 800 पृष्ठ का है, पेज का है। और उस पेज में सतत विकास को लेकर 21 कार्यक्रम दिए गए हैं। यानी 800 पृष्ठ का वो बुक है जिसमें 21 कार्यक्रम दिए गए हैं। किस चीज से रिलेटेड? सतत विकास के रिलेटेड। उसी 21 कार्यक्रम को हम लोग एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। उसके बाद है पृथ्वी सम्मेलन। तो सबसे पहले ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में एक पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। और यह पृथ्वी सम्मेलन इसलिए किया गया क्योंकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। और पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखा जा सके? जैसे ग्लोबल वार्मिंग से सुरक्षित रखना, ये सारे मुद्दे को लेकर 178 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और यह कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया, पर जिसको हम लोग प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। उसके बाद ठीक 5 साल बाद, ठीक 5 साल बाद, इसलिए इसको +5, 5 साल बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क में। कहाँ आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क में। कहाँ आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसको +5 इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 5 साल, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल के बाद किया गया था, तो ये इसको +5 इसलिए कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में किया गया। कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। जापान में एक क्वेटो नामक स्थान है, वहां पर भी सारी चीजों के बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसको हम लोग क्वेटो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत इस चैप्टर में नहीं। उसके बाद है कि संसाधन में तकनीक की क्या भूमिका होती है? तो संसाधन में तकनीक की सबसे अहम भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को संसाधन तकनीक ही बनाता है। जैसे लकड़ी पड़ा हुआ है, लकड़ी से बेंच बनाया जाएगा, तो बिना तकनीक के आधार पर लकड़ी से बेंच बनेगा? तो लकड़ी का महत्व कौन बढ़ाया? तकनीक बढ़ाया। बात समझ में आ रहा है? अगर बेंच बना भी दिए हैं तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे कैसे? तकनीक के माध्यम से। बात समझ में आ रहा है? सतत विकास के बारे में एक और बताते हैं। एक चीज होता है नीड, जो मैं छूट गया था, एक होता है वांट। तो नीड का मतलब होता है जरूरत, नीड मतलब जरूरत। यानी वैसे चीज जो हमारे जरूरत के लिए है, जिसके बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकता है, उसको बोलते हैं नीड। क्या बोलते हैं? नीड। लेकिन वैसे चीज जो हमारे बिना काम चल भी सकता है और उसका इस्तेमाल में लोग लग जाएगा, तो अब हमारे देश में क्राइसिस पैदा हो जाएगा। जैसे रोटी कपड़ा मकान तो हमारी जरूरत की चीज है। रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा तो हम अच्छा से जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। लेकिन मोबाइल का, तो मोबाइल क्या है? वांट है। मोबाइल क्या है? वांट है। टीवी क्या है? वांट है। मोटरसाइकिल क्या है? वांट है। कार क्या है? वांट है। लेकिन रोटी कपड़ा मकान नीड है। तो जब लोग वांट के चक्कर में ज्यादा होते हैं, तो वांट के चक्कर में जब लोग ज्यादा होंगे तो समाज का, संसाधन का बर्बादी होना शुरू होगा। तो उस केस में संसाधन को बचाना ज्यादा जरूरी है। तो दिक्कत अगर समझ में आ गई चैप्टर, समझ में आ गया चैप्टर? अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।